Good morning, dear students. I am Mandakini Dubey, lecturer in Civil Department, NIT Polytechnic, Nagpur. So the today's topic is Unit number 3, Elastic Constants. The topic that we are going to cover in this video is 3.1 and 3.2 bulk modulus, shear stress and strain, modulus of elasticity, simple and complementary shear stresses. Okay. Now we will see the learning outcomes that we are going to achieve during the session. Select material considering engineering properties for various structural applications. Now we will see what is bulk modulus. Okay, अब देखेंगे कि bulk modulus क्या होता है. When a body is subjected to three mutually perpendicular like stresses of same intensity. इसका क्या मतलब हो गया कि जब एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक बार है, उसको जब हम सब्जेक्ट करते हैं तीन फोर्सेस में, हमें पता है तीन डायरेक्शंस रहते हैं, एक्स रहता है, वाई रहता है, जेड रहता है. तो जब ये ब्लॉक को या बॉडी को हम तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस जब उस पर एक्ट करते हैं और जिनकी इंटेंसिटी भी सेम रहती है, तो ये जो रेशो रहता है, देन द रेशो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट. तो जो आएगा स्ट्रेन वो क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग रहेगा. मतलब बॉडी है, उस पर जो स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, और इसमें जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है, तो ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे से कांस्टेंट रहेंगे. और इसको डिनोट कैसे करेंगे हम, के से. देयरफॉर बल्क मॉड्यूलस K will be given as direct stress to volumetric strain. जो direct stress रहेगा वो क्या रहेगा, it will be stresses in x direction, y direction and z direction upon the volumetric strain. And the formula is given. Now we will see shear stress and strain. अब shear क्या होता है, अभी तक हमने नॉर्मल स्ट्रेस पढ़े ना, मतलब कि एक ब्लॉक था, उसको जब हम खींच रहे थे तो हमने बोला कि नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रही है. बट क्या हमें ये ध्यान है कि वो फोर्स किस तरीके लग रहा था, कैसे लग रहा था. हमारा बार था, जो फोर्स था वो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा था हमारे सरफेस एरिया से. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो नॉर्मल फोर्स है वो हमारा जो एरिया है उससे कैसा एक्ट करेगा, इट विल एक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. बट द फोर्सेस दैट एक्ट्स इन पैरेलल डायरेक्शन टू द सरफेस एरिया, दीज फोर्सेस आर नोन एज शीयर फोर्सेस. ऐसा फोर्स जो हमारे बॉडी के टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, मतलब जो हमारे सरफेस एरिया है वो उसी पे एक्ट कर रहा है. जैसे हमको डायग्राम में दिख रहा है, ए बी है, देखो बी सी ऊपर दिख रहा है, तो बी सी के लाइन में ही हमारा एक फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब वो पैरेलल है, उसको परपेंडिकुलर नहीं है, दैट इज पैरेलल. तो ये जो पैरेलल फोर्स है, दिस इज नोन एज शीयर फोर्स. पैरेलल फोर्स जो है दैट इज नोन एज शीयर फोर्स. और ये शीयर फोर्स को जो रेजिस्ट करने के लिए बॉडी डेवलप करेंगी, दैट विल बी शीयर स्ट्रेस. और ये फोर्स के करस्पॉन्डिंग में जो स्ट्रेन डेवलप होगा, दैट विल बी नोन एज शीयर स्ट्रेन. ओके, so when a section is subjected to two equal and opposite forces acting tangentially across the resistance section के tangentially जब act करेगा, as a result of which body tends to shear of the section, ऐसे टाइम पे क्या होगा, अब जैसे फोर्स लग रहा था, हम पहले टेंसाइल फोर्स लगा रहे थे तो बॉडी खींचती चली जा रही थी. अब जैसे हमें डायग्राम में देखेंगे तो नीचे जो है, नीचे का जो सरफेस है वो क्या है, फिक्स है और एक ऐसा ब्लॉक ऊपर रखा है रेक्टेंगल ए बी सी डी. ठीक है, अब अगर हम इमेजिन करेंगे तो ये समझ में आएगा कि जब बी पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ऐसा फोर्स जो पैरेलल है, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं उसे बेंड करने की कोशिश करेगा. तो पहले जो हमारा ब्लॉक की पोजीशन थी ए बी सी डी, अब वो क्या हो गई है, ए बी डैश सी डैश डी. मतलब कहीं ना कहीं जो बी था वो डिस्टॉर्ड हो गया है, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ गया है, वो डिफॉर्म हो चुका है. ठीक है, तो ये जो हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, शीयर.
ये shear के कारण हुआ है। अब जैसे हमने कंसिडर किया अ क्यूब ए बी सी डी, लेंथ एल है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एट द फेस ए बी, जब बी सी पे हमने फोर्स लगाया तब क्या हो गया, वो डिस्टॉर्ट हो गया, वो मूव हो गया। तो जो शेयर स्ट्रेन रहेगा, तो शेयर स्ट्रेन कितना हुआ है, जो डिफॉर्मेशन हुआ है, मतलब बी बी डैश या फिर सी सी डैश, जो भी डिफॉर्मेशन हुआ है वो अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। नाउ नेक्स्ट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? व्हेन अ बॉडी इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट, हमने इसमें देखा था, काय में हमारा जो कर्व था, हमने देखा था ना, स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ देखा था, उसमें विद इन इलास्टिक लिमिट में जब हम लोडिंग कर रहे थे, याद आया? वैसे व्हेन अ बॉडी इज लोडेड, जब एक बॉडी को हम लोड कर रहे हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन इज कांस्टेंट। जब हमने हमारी बॉडी को लोड किया विद इन इलास्टिक लिमिट, तो हमको पता था बाय यंग्स मॉडुलस द स्ट्रेस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब वो नॉर्मल स्ट्रेस था तो उस टाइम नॉर्मल था, अब ये शेयर स्ट्रेस है तो द शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। अब ये जो कांस्टेंट है उसे हम कहेंगे जी इज कांस्टेंट, दिस इज नोन एज शेयर मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये जो है इसे कैसे डिनोट करेंगे? वी विल डिनोट इट बाय अ कैपिटल जी। देयरफॉर जी विल बी इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या था, जब हमारा परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा था वह मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी थी, E वॉज इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। अब यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये क्या है? शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। दिस इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, इट इज नॉट इलास्टिसिटी, इट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, वेयर शेयर स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय टाउ। शेयर स्ट्रेस को हम कैसे डिनोट करेंगे? टाउ से डिनोट करेंगे, और शेयर स्ट्रेन को हम कैसे डिनोट करेंगे? फाई से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। देयरफॉर जी विल बी इक्वल्स टू टाउ अपॉन फाई। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल एंड कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस। सिंपल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, अब क्या होता है हम ये देखते हैं। अब हमें डायग्राम में फिगर में दो फिगर दिख रहे हैं, दो रेक्टेंगल्स हमको दिख रहे हैं, एक ABCD है, दूसरा भी ABCD ही है। अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? देखो, दो अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव Q ऊपर जा रहा है, एक Q नीचे आ रहा है। सिमिलरली उसके ऊपर में एक Q डैश वो साइड में लेफ्ट में जा रहा है और एक Q डैश राइट में जा रहा है। अब देखते हैं कि ये क्या है। अब कंसिडर करेंगे एक रेक्टेंगल ABCD, अज्यूम दैट अ शेयर स्ट्रेस ऑफ इंटेंसिटी Q। अब हम ये मानेंगे कि एक शेयर स्ट्रेस है जिसकी इंटेंसिटी क्या है? Q है। ये हमारे फिगर पे एक्ट कर रही है, जिसकी इंटेंसिटी सेम है बट दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इंटेंसिटी सेम है और एक्ट कैसे कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर तो जो फोर्स डेवलप होगा वो क्या रहेगा? स्ट्रेस इनटू एरिया। दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर फॉर्मिंग अ What they are forming? They are forming a couple. कपल क्या रहता है? बोलते हैं ना, दो फोर्सेस जो अपोजिट है साइन में बट सेम इंटेंसिटी के है और एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो दे फॉर्म अ कपल। तो ये यहाँ पर Q क्या है? कपल है। अब कपल है मतलब कहीं ना कहीं वो बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करेगा। हमारे बॉडी में Q एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, मतलब एक क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, एक क्लॉकवाइज मोमेंट वो ले रहा है, मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट ले रहा है, यानी कपल है। कपल है तो वो बॉडी को रोटेट करेगा। बट क्या हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी रोटेट हो? नहीं, हम ये नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे? ये क्लॉकवाइज कपल के जगह में एक हम एंटी क्लॉकवाइज कपल देंगे, जिससे हमारा जो ब्लॉक रहेगा वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इक्वल एंड अपोजिट हमने Q डैश और Q डाल दिया, Q डैश और Q हमने डाल दिया, मतलब हमने क्या किया? क्लॉकवाइज कपल था, उसको हमने एक एंटी क्लॉकवाइज कपल भी डाल दिया, क्यों? ताकि हमारा ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे तो क्लॉकवाइज कपल जो है इट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज कपल। मतलब जो भी वैल्यू कपल क्लॉकवाइज में आ रही है वो सेम एंटी क्लॉकवाइज में आएंगी, तो दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज कपल को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं?
टाउ से। क्यों? क्योंकि वो शेयर है, शेयर को हमने टाउ से डिनोट किया था और एंटी क्लॉकवाइज को हमने टाउ डैश से कर दिया। तो दस शेयर स्ट्रेस एक्टिंग अलोंग डी ए एंड बी सी। अब देखो हमको यहाँ दिख रहा है डी ए और बी सी में जो क्लॉकवाइज, समझो डी ए और बी सी में जो एक्ट कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज कपल है, और ए बी और डी सी में जो एक्ट कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज कपल है। तो दस शेयर स्ट्रेस एक्टिंग अलोंग डी ए एंड बी सी इज कॉल्ड सिंपल शेयर। वो सिंपल शेयर है, मतलब जो क्लॉकवाइज कपल थे डी ए और बी सी उसको हमने सिंपल शेयर बोला, और जो उसको रेजिस्ट करने के लिए हमने जो डेवलप करे क्यू डैश और क्यू, ये कॉम्प्लीमेंट्री शेयर हो गए। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज पंचिंग शेयर। एज द पंच पेनिट्रेट्स इनटू द प्लेट, एक प्लेट है उस पर पंच हो रहा है पंच हो रहा है मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। As the punch penetrates into the plate, the circumference of the punch encounters shear assistance from the plate. Surface area of the plate to resist shear stress is given by pi d into t. जो दिया है स्ट्रेस वो क्या रहेगा, पाई डी इंटू टी रहेगा, where d will be the diameter of the hole. Now we will see what is punching shear. अब as the punch penetrates into the plate, पंच मतलब कोई भी फोर्स है जब हमारे प्लेट पे पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस एरिया है सर्कल की, प्लेट की, वो क्या ऑफर करेंगी, इट विल प्रोवाइड रेजिस्टेंस। बॉडी है उस पर फोर्स लग रहा है बट वो डिफॉर्म नहीं होना चाह रही, तो वो क्या करेंगी, रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी। ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी, इट विल प्रोवाइड अ स्ट्रेस ऑफ पाई डी इंटू टी। हमें पता है कि द रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द स्ट्रेस डेवलप्ड एट द सर्कमफ्रेंशियल एरिया। So the stress will be given as pi d into t, where d will be the diameter of the hole, t will be the thickness of the plate. Force required to punch hole. अब कितना फोर्स लग रहा है ये पंच होल करने के लिए, कितना लगेगा, circumferential area of the hole into shear stress of the material at the failure, मतलब pi dt into fs, where fs is ultimate shear stress in the material. Now we will see the key points that we have covered during this session. We have seen bulk modulus, shear stress and strain, simple and complementary shear stress, punching shear. Okay, so we have completed these things. Okay, so thank you.